जब दुनिया के ज्यादा लोग पत्थर के औजारों से जीवन गुजार रहे थे, टैब मिस्र में ऐसी इमारतें बन रही थीं जो आज के इंजीनियरों को भी कंफ्यूज कर देती हैं। गीजा पठार पर खड़े 3 महापिरामिड, खूफू, खफरे और मेनकौरे। खूफू का पिरामिड 481 फीट ऊंचा, 2.3 मिलियन पत्थर के ब्लॉक, हर ब्लॉक का वजन 2 से 15 टन। और सबसे चौंकाने वाली बात, सीमेंट का एक बूंद भी नहीं। ब्लॉक इतने परफेक्ट कट जैसे लेजर का इस्तेमाल हुआ हो। पिरामिड का संरेखण ट्रू नॉर्थ के साथ 99.98% सटीक, पृथ्वी के केंद्र के बिल्कुल पास स्थान। अंदर का तापमान हमेशा स्थिर रहेगा। ये सिर्फ कवर होती। इतनी वैज्ञानिक परिशुद्धता क्यों? कुछ आधुनिक शोधकर्ता मानते हैं पिरामिड का स्ट्रक्चर एनर्जी रेजोनेंस के लिए डिजाइन किया गया था। इसलिए आज भी लोग कहते हैं पिरामिड्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स काम नहीं करते। और सबसे बड़ा सवाल, मिस्र के पास इतनी उन्नत तकनीक आई कहां से? सालों से इंसानियत को देख रही है। महान स्फिंक्स, शेर का शरीर ताकत का प्रतीक, इंसान का चेहरा बुद्धि का निशान। आधिकारिक आयु 4500 साल, लेकिन शरीर पर पानी के कटाव के निशान। मिस्र में इतनी बारिश सिर्फ 10,000 साल पहले। मतलब स्फिंक्स पिरामिड से भी पुरानी। कुछ इतिहासकार मानते हैं स्फिंक्स का चेहरा किसी फिरौन का नहीं, बल्कि किसी अज्ञात प्राचीन शासक का है। और सबसे विवादास्पद सिद्धांत, स्फिंक्स के नीचे एक गुप्त कक्ष है जिसे कहते हैं हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स, जिसकी खोई हुई सभ्यता का ज्ञान छुपा है। मिस्र सरकार ने कई बार स्कैनिंग कराई, पर रिजल्ट पब्लिक कभी नहीं किया जाएगा। जो चीज छुपाई जा रही हो वो नॉर्मल नहीं होती। मिस्र के मंदिर और कब्रें सिर्फ दीवारें नहीं, वो एक स्टोन लाइब्रेरी थी। दीवारें चित्रलिपि के समान अभिशाप है। सिर्फ लिखावट नहीं, बल्कि ध्वनि प्लस प्रतीक प्लस विज्ञान का कॉम्बो। 700 से ज्यादा सिंबल आम लोग पढ़ ही नहीं सकते थे, सिर्फ पुजारियों को इजाजत। रोसेटा स्टोन से थोड़ा डिकोड हुआ, पर आज भी कई प्रतीकों का मतलब अज्ञात है। कुछ शिलालेख मुझे उड़ने वाली वस्तुएं, अजीब मशीनें और आकाश के प्राणी जैसे आंकड़े मिलते हैं। क्या ये सिर्फ कल्पना थी या फिर किसी असली चीज का रिकॉर्ड? प्राचीन मिस्रवासी मानते थे ज्ञान खतरनाक हो सकता है, इसलिए सब कुछ खुलकर नहीं लिखा गया। पर इस खराब सिस्टम को कंट्रोल करने वाली सबसे ताकतवर शेख एक औरत थी। इजिप्ट में नॉलेज फ्री नहीं थी। प्रीस्ट्स एक एलीट क्लास थे जो साइंस, मेडिसिन और 9 भाषाएं, धारा प्रवाह, गणित, खगोल विज्ञान और दर्शन शास्त्र के मास्टर। रोम के सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हेर-फेर किया, मिस्र की अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित की। क्लियोपेट्रा जानती थी रोम से सीधा युद्ध असंभव है, इसलिए उसने दिमाग से युद्ध लड़ा। जूलियस सीजर के साथ गठबंधन, फिर मार्क एंटनी के साथ पावर गेम। पर जब रोम जीत गया, क्लियोपेट्रा ने गुलामी कबूल नहीं की। उसकी मौत आज भी राज। सांप का कांटा, धीमा जहर या जबरन हत्या। आज भी कुछ चीजें साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पा। डेथ इजिप्ट के लिए एंड नहीं थी, ये सिर्फ एक डोरवे थी। एंशिएंट इजिप्शियंस मानते थे इंसान के पास 3 रूह होती हैं, का लाइफ एनर्जी, बा पर्सनैलिटी, अख इमॉर्टल सोल। अगर बॉडी सेफ रही तो सोल वापस आ सकती थी। इसलिए शुरू हुई ममिफिकेशन। दिमाग नोज से निकालकर फेंक दिया जाता था, दिल को छोड़ देते थे जजमेंट के लिए। शरीर को न्यूट्रॉन सॉल्ट से 70 दिन तक सुखाते, हर ऑर्गन अलग अलग जार में सील। ये सिर्फ डेड बॉडी प्रिजर्व करना नहीं था, ये रीबर्थ प्रिपरेशन थी। पर कुछ ममीज ऐसी भी मिली जिनके चेहरे पे दर्द और चीख के निशान थे। सवाल उठता है, क्या सब ममीज डेड थीं या कुछ लोग जिंदा ही रैप कर दिए गए? ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर ने किंग टट का टूम खोला। गेट पर लिखा था, जो मेरी नींद डिस्टर्ब करेगा, मौत उसके पंख फैला देगी। लोग हंसे, पर फिर एक के बाद एक मौत होने लगी। लॉर्ड कार्नारवन, मिस्टीरियस फीवर से डेथ। उसका डॉग भी सेम टाइम मरा। 20 साल में 20+ लोग डेड। लाइट्स बंद, पावर फेलियर, स्ट्रेंज एक्सीडेंट्स। साइंस कहता है टॉक्सिक फंगाई, बैक्टीरिया, स्पोर्स। पर सवाल यह है, सिर्फ वही लोग क्यों मरे जो टूम के अंदर गए? क्लियोपैट्रा के बाद इजिप्ट अकेला हो गया। रोम ने धीरे धीरे
सब कुछ कंट्रोल में ले लिया। टेम्पल्स बंद, हायरोग्लिफ्स लिखना इल्लीगल, प्रीस्ट्स को पावर से हटा दिया, नॉलेज का फ्लो रुक गया। फिर आए क्रिश्चियनिटी, फिर इस्लाम। इजिप्ट जिंदा रहा, पर एंशंट इजिप्ट मर गया। हजारों सालों की साइंस, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी सिर्फ रेगिस्तान की मिट्टी में दब गई। पर कुछ लोग कहते हैं सब कुछ खत्म नहीं हुआ। आज भी कुछ चीजें साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाती। baghdad बैटरी जैसा इजिप्शियन लाइट थ्योरी, परफेक्ट स्टोन कटिंग विदाउट आयरन टूल्स, 100 टन स्टोन्स मूव्ड विदाउट व्हील्स, साउंड एंड वाइब्रेशन बेस्ड कंस्ट्रक्शन थ्योरी। कुछ टेम्पल्स में लाइट बल्ब जैसी कार्विंग्स मिलती हैं। क्या एंशिएंट इजिप्ट के पास इलेक्ट्रिसिटी थी, या फिर ये नॉलेज फ्यूचर के लिए छुपा दी गई? इजिप्ट सिर्फ हिस्ट्री नहीं, एक वार्निंग है। जब नॉलेज पावर बन जाए तो उसे छुपा दिया जाता है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो अब भी रेगिस्तान के नीचे है वो शायद हिस्ट्री को दोबारा लिख दे। एंशिएंट इजिप्ट के लोग अपने रूलर्स को सिर्फ किंग नहीं, गॉड्स का रिप्रेजेंटेटिव मानते थे। उनके रिकॉर्ड्स में लिखा है गॉड्स केम फ्रॉम द स्काई। ये गॉड्स कौन थे? रा, थॉथ, ओसाइरस, अनुबिस। गॉड्स हमेशा स्काई से आते हुए दिखाए गए। उनके हेड्स नॉन ह्यूमन, फैल्कन, जैकल। थॉथ नॉलेज, साइंस, राइटिंग का देवता। ओसाइरस रीबर्थ और आफ्टर लाइफ का रूलर। कुछ लोग मानते हैं यह सिर्फ मिथोलॉजी नहीं, बल्कि एडवांस्ड बीइंग्स का सिंबॉलिक रिकॉर्ड है। और सबसे शॉकिंग चीज, गॉड्स का रूल पीरियड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का बताया गया है। नॉर्मल ह्यूमंस इतना कैसे जी सकते थे? अगर गॉड्स आए थे तो वो गए कहां? क्लियोपैट्रा के बाद इजिप्ट अकेला हो गया। रोम ने धीरे धीरे सब कुछ कंट्रोल में ले लिया। टेम्पल्स बंद, हायरोग्लिफ्स लिखना इल्लीगल, प्रीस्ट्स को पावर से हटा दिया, नॉलेज का फ्लो रुक गया। फिर आए क्रिश्चियनिटी, फिर इस्लाम। इजिप्ट जिंदा रहा, पर एंशिएंट इजिप्ट मर गया। हजारों सालों की साइंस, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी सिर्फ रेगिस्तान की मिट्टी में दब गई। पर कुछ लोग कहते हैं सब कुछ खत्म नहीं हुआ। इजिप्ट में नॉलेज फ्री नहीं थी। प्रीस्ट्स एक एलीट क्लास थे जो साइंस, मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी कंट्रोल करते थे। कॉमन लोग सिर्फ रिचुअल्स जानते थे, रियल फॉर्मूलेज हिडन चेंबर्स में। साउंड, वाइब्रेशन, ज्योमेट्री का यूज, पिरामिड्स इक्वल सीक्रेट ज्योमेट्री। फ्लावर ऑफ लाइफ सिंबल सिर्फ डेकोरेशन नहीं बल्कि यूनिवर्सल कोड माना जाता था। नॉलेज अगर गलत हाथ में चली जाए तो दुनिया खत्म हो सकती है। इसीलिए सब कुछ लिखा नहीं गया, समझाया गया। पर क्या कुछ चीजें आज भी जिंदा हैं? आज हम जो जानते हैं उसकी जड़ इजिप्ट में है। 365 डे कैलेंडर, मेडिकल सर्जरी टूल्स, मैथमेटिक्स एंड जियोमेट्री, आफ्टर लाइफ कॉन्सेप्ट। वॉशिंगटन डीसी, वैटिकन, पेरिस, सब जगह इजिप्शियन सिंबल्स मिलते हैं। ओबेलिस्क्स, आई ऑफ प्रोविडेंस, सीक्रेट जियोमेट्री। इजिप्ट गया नहीं, बस चुप हो गया। जो हिस्ट्री हमें पढ़ाई गई शायद वो पूरी नहीं। जो हमें दिखाया गया वो सिर्फ 10% है। इजिप्ट का असली इजिप्ट जमीन के नीचे है। गीजा प्लेटो के नीचे मॉडर्न स्कैन्स ने दिखाया टनल्स, चेंबर्स, परफेक्टली कट पैसेजेस। जापानीज और इटालियन स्कैन्स, अननोन स्ट्रक्चर्स। पिरामिड्स के नीचे मल्टी लेवल चेंबर्स। कोई बरियल साइंस नहीं, पर्पस अननोन। कुछ चेंबर्स ऐसे हैं जो ह्यूमन हाइट से काफी बड़े हैं। किसने बनाए और किसके लिए? इजिप्शियन अथॉरिटीज ने कई एरियाज को रिस्ट्रिक्टेड रखा। जब चीज डेंजरस होती है उसे बंद कर दिया जाता है। पर यह सब शुरू कैसे हुआ? मेन स्ट्रीम हिस्ट्री कहती है इजिप्ट सिविलाइजेशन 3100 BCE से शुरू हुई, पर एविडेंस कहता है ये सच नहीं है। स्फिंक्स वाटर इरोजन 10,000 प्लस साल पुराना। परफेक्ट एस्ट्रोनॉमी नॉलेज अर्ली स्टेज पे इम्पॉसिबल। सडन एडवांस टेक, नो एवोल्यूशन स्टेज। इसका मतलब इजिप्ट को किसी ओल्डर सिविलाइजेशन ने इनहेरिट किया। कुछ लोग इसे कहते हैं एटलांटिस सर्वाइवर्स या ग्लोबल लॉस्ट सिविलाइजेशन। जैसे किसी ने रेडीमेड नॉलेज दे दी हो।
अगर नॉलेज दी गई थी तो क्यों? मेन स्ट्रीम हिस्ट्री कहती है इजिप्ट सिविलाइजेशन 3100 BCE से शुरू हुई, पर एविडेंस कहता है ये सच नहीं है। स्फिंक्स वाटर इरोजन 10,000 प्लस साल पुराना। परफेक्ट एस्ट्रोनॉमी नॉलेज अर्ली स्टेज पे इम्पॉसिबल। सडन एडवांस टेक, नो एवोल्यूशन स्टेज। इसका मतलब इजिप्ट को किसी ओल्डर सिविलाइजेशन ने इनहेरिट किया। कुछ लोग इसे कहते हैं एटलांटिस सर्वाइवर्स या ग्लोबल लॉस्ट सिविलाइजेशन। जैसे किसी ने रेडीमेड नॉलेज दे दी हो। अगर नॉलेज दी गई थी तो क्यों?